नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज की विशेष पेशकश एजेंडा में। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। दोस्तों, आज के एजेंडा में हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के बारे में। राजस्थान में 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी राजस्थान को मिली। राजस्थान के 7 शहरों में इन गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के जो खिलाड़ी थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन आयोजन में तकरीबन 200 से अधिक विश्वविद्यालयों ने इसमें भाग लिया है। करीब करीब 5000 से अधिक जो खिलाड़ी थे उन्होंने अपनी जो प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही साथ राजस्थान में जो खिलाड़ियों के लिए खेल का जो एक माहौल था वो बनाया गया। राजस्थान को जिस तरीके से पहले ऐतिहासिक किलों, धरोहरों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इसकी पहचान बदल चुकी है। राजस्थान को अब खेलों के लिए भी जाना जाने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से 10 दिनों का जो ये आयोजन हुआ है वो पूरे देश भर में राजस्थान का जो डंका है वो बजा है। राजस्थान की प्रतिभाओं को एक मंच मिला है और उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका मिला है। वो कहते हैं ना कि एक जो कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये कहानी और ये कहावत अब बदल चुकी है। ये हो गई है खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, ये चरितार्थ हो चुकी है। बिल्कुल, और इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 लोगों का खास पैनल मौजूद है, जिनसे हम सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा करण सिंह शेखावत जी से। आप वरिष्ठ खेल अधिकारी हैं और इसके साथ ही साथ आप गुरु वशिष्ठ अवार्ड से भी सम्मानित हैं। सर, आपका हमारी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो वहीं जो हमारे दूसरे वक्ता हैं, या यूं कहें जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने इस पूरे आयोजन को ग्राउंड पे जाकर के अच्छे से इसको जो है इसकी रिपोर्टिंग की है। क्या कुछ आयोजन रहा इन 10 दिनों तक, लगातार अपनी पैनी नजर बनाकर रखी थी। आप विनय पंत जी हैं, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है विनय जी। बिल्कुल, और ये सारा आयोजन जिस खिलाड़ी के लिए हुआ है, जिन खिलाड़ियों के लिए हुआ है, उन खिलाड़ी को भी हमने इस पैनल में जगह दी है। उनसे हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रामरस चौधरी जी भी। आप एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, आपसे हम काफी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। रामरस जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जिस तरीके से जो हमारी ये जो चर्चा होती है, जो हमारा एजेंडा कार्यक्रम होता है, इसमें हम एक विस्तृत रिपोर्ट लेकर के आते हैं ताकि आपको मोटा मोटी चीजें समझ में आए कि दरअसल आज हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इसका क्या कुछ मौजू है। तो जल्दी से आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। भारत में खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए शुरू किए गए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन इस बार राजस्थान में हुआ। यह सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि राजस्थान के लिए एक बहुआयामी अवसरों के द्वार हैं, जहां खेल, रोजगार, अर्थव्यवस्था, पर्यटन और युवा ऊर्जा ऑल इन वन एक साथ आए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का प्लेटफॉर्म मिला है और आगे भी प्लेटफॉर्म मिलते रहेंगे। बॉक्सिंग, कुश्ती, एथलेटिक्स, हॉकी, तीरंदाजी, कबड्डी जैसे खेलों में राजस्थान के खिलाड़ी पहले से भी और मजबूत स्थिति में हैं। अब उन्हें और बड़ा अनुभव मिल रहा है। गांव और गली से निकल करके वो प्रतिभा आती है, क्योंकि आप गांव के किसी सड़क पर खेलते हैं, गांव के किसी मैदान पर खेलते हैं, शहर के किसी पार्क में खेलते हैं, आंगन में खेलते हैं, और ये आंगन में खेलते खेलते ये मेरे प्रतिभागी आगे प्रदेश का और देश का नाम रोशन करते हैं। जब मोदी जी ने 2022 की 15 अगस्त को रेड फोर्ट से अपना उद्बोधन करते हुए कहा था कि हमें 2047 यानी कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें विकसित भारत बनना है। दोस्तों, जिस तरह से देश में पिछले 10 साल से परफॉर्मेंस बढ़ता जा रहा है, ओलंपिक्स में हमारा मेडल बढ़ता जा रहा है, दोस्तों एशियन गेम्स में हमारा मेडल बढ़ता जा रहा है। थोड़े ही दिन पहले एशिया यूथ गेम्स का आयोजन करा गया बहरीन में,
दोस्तों 48 मेडल के साथ भारतीय एथलीट ने अपना परफॉर्मेंस बताया। आने वाले दिनों में कॉमनवेल्थ के लिए भी हमने दावा पेश करा है। 2030 में देश में कॉमनवेल्थ आयोजित हो, उसके पहले एशियन गेम्स में देश का परफॉर्मेंस बेस्ट रहे, उसके लिए हर संभव प्रयास करा जा रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन होने से राज्य के कोचिंग सेंटर, खेल अकादमियां और स्पोर्ट्स एजुकेशन में भारी सुधार होगा। खेल आयोजन किसी राज्य में अस्थायी ही नहीं, स्थायी आर्थिक मजबूती लाते हैं। हजारों खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों के आने से स्थानीय व्यापार तीव्र गति से बढ़ता है। जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हॉस्टल, नए मैदान और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण लंबे समय तक लाभ देता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के बाद राजस्थान को नेशनल ट्रेनिंग कैंप्स और अन्य प्रतियोगिताओं की मेजबानी के अधिक अवसर मिलेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राजस्थान के लिए सिर्फ एक इवेंट नहीं रहा, बल्कि खेल, अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रोजगार के व्यापक भविष्य की नींव है। इसने राज्य को एक नई पहचान दी। अब राजस्थान सिर्फ इतिहास, महलों और मरुभूमि का प्रदेश नहीं, बल्कि नए भारत की स्पोर्ट्स पावर के रूप में भी जाना जाने लगा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा कि ये रिपोर्ट राजस्थान की खेलों के लिए एक इतिहास बदलने की गाथा को प्रदर्शित कर रहा था कि किस तरीके से राजस्थान की पहचान अब बदल रही है। खेलों को लेकर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में भी डेवलप हो रहा है और राजस्थान के खिलाड़ियों को भी बेहतर मंच मिल रहा है। तो जल्दी से आइए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हो। सबसे पहले मैं करण सिंह शेखावत जी के पास आना चाहूंगा। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि इतना बड़ा आयोजन, राजस्थान में करीब 5000 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, 200 से ज्यादा विश्वविद्यालय इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए। कितना बड़ा आयोजन, कितना मुश्किल था और कैसे आपने इन 10 दिनों के आयोजन को धरातल पर उतारा? देखिए, निश्चित रूप से बड़ा आयोजन था जी। खेलो इंडिया 2025 राजस्थान को मेज़बानी मिली जी। इसकी शुरुआत, जैसे कि आपने बताया, फरवरी 2020 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। और राजस्थान को जब से ये टूर्नामेंट अलॉट हुआ, तब से पूरा प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशन में और हमारे खेल मंत्री जो स्वयं एक बड़े खिलाड़ी हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट है कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी, अध्यक्ष राजस्थान राज्य खेल परिषद, इनके नेतृत्व में अलग अलग समितियां बनी, अलग अलग योजनाएं बनी और लगातार हमारे मंत्री महोदय और अध्यक्ष महोदय इस पर नज़र रखे हुए थे। पूरा प्रशासन, पूरा विभाग इसकी तैयारी में एकजुट होकर लगा, जिसका नतीजा रहा कि बहुत ही लॉन्चिंग से लेके क्लोजिंग तक बहुत शानदार आयोजन हुआ। बिल्कुल, खिलाड़ियों का इतना बड़ा आयोजन करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ये हमारे जो प्रशासन की और विभाग की कार्य क्षमता और सब एकजुट होकर जो किया, उसका परिणाम है। 23 मेडल गेम और एक डेमो गेम था। 4448 खिलाड़ी, इतने ही ऑफिशियल और वॉलंटियर्स थे। लगभग 8000 आदमियों का रोज का खाने का, रहने का व्यवस्था करना और प्लेइंग व्यवस्था, मतलब उनको काफी बड़ा टास्क था, क्योंकि जिस तरीके से इतने हजारों की संख्या में जब एक ही जगह पर लोग मौजूद हों और सबके रुकने के, खाने की और सारी कुछ व्यवस्थाओं को अगर प्रबंधन करना हो तो काफी मुश्किल होता। लेकिन फिर भी राजस्थान की जो टीम है, आपकी जो टीम थी, बहुत बखूबी इसको धरातल पर उतारा और अच्छे से इस पूरे आयोजन को संपन्न करवाया। सर विनय जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से अभी सर ने बताया कि बहुत बड़ी टीम लगी, 10 दिनों का लगातार जो ये आयोजन था, ग्राउंड पे उतरा, काफी कुछ रहा, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान को जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की जो मेजबानी मिली, राजस्थान को ही क्यों मिली और इसके क्या कुछ निहितार्थ हैं? जी बिल्कुल अतीक जी, देखिए अगर बात की जाए तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जिसकी मेजबानी राजस्थान को मिली, जो 2020 में जो नरेंद्र मोदी जी जो एक विजन लेके चल रहे थे गेम्स के जरिए, जो बेसिकली यूथ हैं और उसमें छिपी हुई जो प्रतिभा है गेम के प्रति, उसको किस तरह से एक बड़ा मंच दिया जाए, उसी के तर्ज पर ये जो गेम्स यूनिवर्सिटी गेम्स, इनका आयोजन राजस्थान में किया गया। और जिस तरह से राजस्थान की परंपरा रही है
अगर किसी की भी आतिथ्य करने का मौका मिलता है, मेजबानी करने का मौका मिलता है, तो हम कहीं नहीं चूकते, और ये इंटरनेशनल लेवल पे राजस्थान की पहचान है। तो ऐसे में कई सारी चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए राजस्थान को इसकी मेजबानी दी गई। और वाकई में देखिए, तारीफ अगर हम कितनी भी तारीफ करें वो कम होगी, क्योंकि बहुत कम समय में इसकी जो तमाम जो तैयारियां थी उसको पूरा किया गया। और ये जो गेम्स है केवल जयपुर ही नहीं, 7 शहरों में हुई, चाहे हम बात करें जोधपुर की, उदयपुर की, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, तो यहाँ इन खेलों की जो मेजबानी है वो की गई, यहाँ पे खेल आयोजित की गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पारंपरिक खेल हैं उनको देश के स्तर पर एक पहचान देना, और जो खिलाड़ी हैं उनको एक ऐसा मंच देना जहां पे वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, राष्ट्र में अपना नाम कमा सकें, और आगे के लिए उनके जो करियर के लिए या आगे के और अच्छा करने के लिए, चाहे ओलंपिक्स में उनको प्रदर्शन करना हो या आगे और भी कहीं उनको प्रदर्शन करना हो, तो उसके लिए उनको एक ऐसा मंच दिया गया इस आयोजन के माध्यम से। तो उसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम रहेगी। बिल्कुल, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन किया गया है, वो जो नई प्रतिभाएं हैं उनको एक लॉन्चिंग पैड के तरीके से ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, रामरस चौधरी जी, हम आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में इस तरीके के जो खेल के आयोजन पहली बार हुए हैं, आप एक खिलाड़ी हैं, आप इसको कैसे देखते हैं कि इस तरीके से आयोजन कभी राजस्थान में नहीं होते थे? तो जो यूथ थे, जो खेलो इंडिया में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको कितना कुछ लाभ हुआ इससे, और आगे क्या कुछ लाभ होने वाला है? सर, बहुत कुछ लाभ हुआ, क्योंकि ये हमारे लिए सौभाग्य था, और मेरे लिए तो यह राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए तो सबसे बड़ा सौभाग्य था, क्योंकि राजस्थान के अंदर पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का होना एक बहुत बड़ा ये जो महाकुंभ था, ये हमें एक ऊर्जा दे के गया है। और जितने भी भारत के खिलाड़ी हैं उन्होंने राजस्थान में आकर राजस्थान की संस्कृति, यहाँ के साधना को जाना, और यहाँ से मेडल लेके और पूरे भारत के अंदर एक ऐसा माहौल बना कि जितने भी हमारे आसपास खिलाड़ी हैं या जो ऊपर पहुंच रहे हैं, उनको एक और ऊर्जा मिलेगी और ताकत मिलेगी, और वो खेल के प्रति अपने आप को और जागरूक करके और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, करण जी, जिस तरीके से इस बार की जो खेल थे उसमें 23 प्रकार के खेलों को इसमें शामिल किया गया, एक डेमोन्स्ट्रेशन खेल की भी इसमें जिक्र किया गया। डेमोन्स्ट्रेशन खेल क्या था, और जो 23 जो खेल थे इसमें किन किन खेलों में मेडल्स आए लगभग, इसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी दें। देखिए, 23 मेडल खेल थे, उनमें एथलेटिक्स, बॉक्सिंग जी, आर्चरी है, स्विमिंग है, वॉलीबॉल है। उसमें 3 नए खेल और ऐड किए गए जी, जिसमें स्विमिंग है, सॉरी, वॉलीबॉल था और साइकिलिंग था और कन्नई कैकी था जी। तो इसकी अब तक के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट ये था, और राजस्थान का सौभाग्य है कि ये हमें मिला, और उसको बेहतर तरीके से हमने आयोजित किया। चाहे खाने का हो, चाहे रहने का हो, उच्च स्तरीय सुविधा हमने खिलाड़ियों को प्रदान करी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय के जी। और निश्चित रूप से यहाँ पे राजस्थान के खिलाड़ियों को एक राष्ट्रीय स्तर का मंच मिला है, और आगे भी हमें इस आयोजन को देखते हुए मौका मिलेगा राजस्थान को राष्ट्रीय खेल आयोजन करने के लिए। खेलो नेशनल गेम्स होने वाले हैं, उसकी डिमांड कर रहे हैं, और अभी भी मंत्री जी ने घोषणा की है कि खेलो यूनिवर्सिटी गेम के जैसे ही हम खेलो राजस्थान गेम्स करेंगे, तो निश्चित रूप से राजस्थान में खेलों को बढ़ावा मिलेगा, हमारे युवाओं को एक मंच मिलेगा जिसमें अपनी प्रतिभा का वो प्रदर्शन कर सकेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने मेडल जीतेंगे। करण जी, कई बार जैसे जब बातें होती हैं तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की चर्चा लगभग हर तरफ हो रही है आज के वर्तमान दौर में। अगर देखा जाए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होते हैं, इस तरीके से होते हैं। कई बार जो खिलाड़ी होते हैं या जो दर्शक हैं वो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स क्या है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या है, तो इसमें क्या कुछ फर्क है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में वही खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं जो यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं, ठीक है, और उनका जोनल लेवल पे टूर्नामेंट होता है। जैसे आपका 4 जोन है, उन जोनों में पार्टिसिपेशन होता है, कंपटीशन होता है, उसके बाद में वो आगे के लिए ऑल इंडिया। अभी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो इंडिया के बेस्ट 8 टीम है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है हर गेम में। यूथ गेम ओपन गेम है जिसको एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें एक एज लिमिट होती है,
उसमें कोई भी स्कूल लेवल के या कोई स्टडी कर रहा है कोई भी पार्टिसिपेट करता है। अंडर 19 होता है, 20, 21, 22 ये अलग अलग कैटेगरीज में यूथ गेम होते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी गेम में वही पार्टिसिपेट करेगा जो यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा है जी, और रूल्स में आता हो। तो मतलब ये फर्क होता है कि जो यूनिवर्सिटी गेम्स में वही पार्टिसिपेट करेगा जो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई कर रहा होगा, उसमें पठन की प्रक्रिया करोगे, उसी को मौका मिलेगा। विनय जी, जिस तरीके से राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है, जयपुर में मेन प्रोग्राम तो यहाँ आयोजित किया ही गया जो 10 दिन लगातार जारी रहे। अलग अलग संभागों में भी इसका आयोजन किया गया, 7 शहरों में अगर इसका आयोजन किया गया, क्या रणनीति रही होगी कि जयपुर के अलावा 7 संभाग में खेलों का आयोजन किया जाए? क्या कुछ इसके पीछे की रणनीति रही? देखिए अतीक जी, जो राजस्थान की परंपरा है, यहाँ की संस्कृति है, उसको भी बढ़ावा देना इस गेम्स के साथ रहा, क्योंकि बड़े लेवल पे, क्योंकि तकरीबन 4,500 के करीब खिलाड़ी जो है पूरे देश भर से यहाँ पे आए थे और 7 संभागों में इसका आयोजन किया गया। और सभी संभागों के अंदर जो कार्यक्रम हुए वो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम थे। बाकायदा सरकार ने पूरा कमेटी बना रखी थी, हर व्यक्ति को एक काम जो है विभाजित कर रखा था और सब ने अपनी जो भूमिका वो बखूबी निभाई। और न केवल राजस्थान की संस्कृति को भी जो खिलाड़ी आए थे बाहर से, पूरे देश से आए थे, उन्होंने जाना, नज़दीक से देखा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का भी काम जो है इस खेल के माध्यम से हुआ है, क्योंकि दूसरे अलग अलग स्टेट के खिलाड़ी आए, आपस में वो मिलके रहे, उन्होंने देखा, जाना, मिले, एक दूसरे की टेक्निक को भी इन्होंने जाना कि अच्छा ये मतलब इस तरह से भी इस चीज के अंदर जो है और हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हमारे गेम में इनकी टेक्निक को देख के। तो बहुत सारी चीजें जो हुई और अलग अलग संभागों के अंदर आयोजित करने का मेन जो मकसद था वो यही था कि एक तो जो खिलाड़ी हैं वो उनकी किसी भी तरह की कोई समस्या उनको ना आए रहने में। जैसे कि अभी सर ने भी बताया, करण सर ने बताया कि काफ़ी बढ़िया इंतजाम जो किए गए थे, क्योंकि 8,500 के समथिंग इन्होंने बताया कि लोग थे, डेली का उनका खाना, उनकी ट्रैवलिंग और उनको होटल तक लाना ले जाना, बहुत सारी चीज़ें थी। और सभी जो काम हैं जो विभाजित कर रखे थे, जिस व्यक्ति को जो काम दिया गया उसने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी भूमिका निभाई। उसी के चलते अगर बात करें, मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी उनकी तारीफ करी और जो खेल मंत्री हमारे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उन्होंने भी पूरे आयोजन समिति की और जितने लोग इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए थे उन सबकी पीठ थपथपाई। विनय जी, जो एक तस्वीर थी राजस्थान की, कई बार जब पूरे देश से या दुनिया से लोग आते थे तो यहाँ की जो ऐतिहासिक धरोहर थे, किले थे, यहाँ की जो संस्कृति थी, यहाँ के जो मरु जो प्रदेश कहा जाता था, ऐसे में क्या लगता है आपको इन आयोजनों से, खेल के आयोजन से इसकी तस्वीर कुछ बदली है? कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, वाकई देखिए तस्वीर बदली है, क्योंकि मैं जब खुद इस आयोजन जब हो रहा था तो कुछ खिलाड़ियों से बातचीत करी, तो कुछ खिलाड़ी जो कि बिल्कुल कई लोग ऐसे थे जो पहली बार राजस्थान आए और राजस्थान में वो आए भी थे तो जयपुर के बारे में उन्होंने सुना था, लेकिन कुछ लोग जैसे कोटा गए, कोटा के बारे में नहीं जानते थे। वो कहते थे कि हमारे मन में राजस्थान की जो छवि थी वो इस तरह की थी कि रेगिस्तान और जिस तरह से पुराने दिखाया जाता कि पानी लेके आ रहे हैं लोग, लेकिन बोले कि हम तो आए तो ग्रीनरी इतनी और यहाँ पे तो इतनी बड़ी चंबल नदी है। तो राजस्थान, क्योंकि देखिए आप कितने अलग अलग तरीके के, हम कहते हैं हर कोस पे पानी बदल जाता है, बोली बदल जाती है, तो यहाँ पे जो खिलाड़ी आए उन्होंने यहाँ की संस्कृति को भी देखा, यहाँ की भौगोलिक स्थितियों को भी देखा कि कितना सुंदर है। और ये ही एक कारण था कि खिलाड़ियों को अलग अलग जगह ठहराया गया, अलग अलग गेम्स के आयोजन अलग अलग संभागों में किए गए, ताकि राजस्थान एक राष्ट्रीय स्तर पर खेल के अंदर तो उभरे ही उभरे, लेकिन एक उसकी जो हमारी जो सांस्कृतिक छवि है या फिर यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में भी लोग अच्छे से रूबरू हों, तो उसका भी एक काफी महत्वपूर्ण रोल जो है इसमें रहा। रामदास चौधरी जी, चूंकि आप जब खेल हो रहा था तो आप पार्टिसिपेंट्स में भी थे और आप कोचिंग भी दे रहे थे, सारी कुछ चीजें कर रहे थे, ऐसे में तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आपने अनुभव वहां से हासिल किए, जो आपके साथ जैसे और भी खिलाड़ी थे जिन्होंने मेडल भी लिए, कुछ लोगों ने मेडल नहीं भी प्राप्त कर पाए, क्या कुछ एक्सपीरियंसेस उनके रहे, क्या कुछ लेकर के गए हैं वो? सर, वो यहाँ से खुशियाँ और एक नई एनर्जी लेके गए हैं और ये 21वीं सदी का युवा है और ये जो युवा है वो हमेशा जो खिलाड़ी होता है वो युवा ही होता है, तो वो एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा लेके गए हैं और वो आगे भी जाकर इस ऊर्जा को कायम रखेंगे। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से जो खिलाड़ी होता है कहीं ना कहीं, अभी विनय जी का साफ तौर पर कहना था, वो सिर्फ खेल खेलने के लिए नहीं आता है, सिर्फ मेडल जीतने के लिए नहीं आता है, वो एक सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया को भी साथ में लेकर के आता है। राजस्थान की जो सांस्कृतिक प्रक्रिया है उसको सीखता है, जिस स्टेट से वो यहाँ पर आया था वो अपनी सांस्कृतिक प्रक्रिया को यहाँ पर दे करके गया, तो निश्चित तौर पर जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो खेलों से ही होता है। करण सिंह सर जी, जिस तरीके से चूंकि इतने बड़े पैमाने पर कभी हमारे राजस्थान में गेम्स का आयोजन
आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इतने बड़े जो आयोजन हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर था खेलों को लेकर के काफी बेहतर हुआ है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान के किन किन हिस्सों में खेलों को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है और किन किन स्तर पर जो है ये मजबूती मिली है। अतीक जी बिल्कुल सही कह रहे हो, राजस्थान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा, अभी जब ये टूर्नामेंट हुआ तो हमारे 7 संभाग में गेम, इसका पर्पज भी ये था कि सभी जगह ग्राउंड्स डेवलप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इक्विपमेंट, नए इक्विपमेंट आए, तो अब ये सुविधा रहेगी। लेटेस्ट इक्विपमेंट आए हैं और नए जो मैदानों का नवीनीकरण हुआ है, तो उसमें खिलाड़ियों को बहुत बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, उनका यूज़ करेंगे और आगे उनको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे प्रदर्शन कर लिए फ़ायदेमंद रहेगा। खिलाड़ी के बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए न्यूट्रिशन के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, कोचेज अच्छे होने चाहिए। तो ये सुविधाएं अपने 7 संभाग में जहाँ जहाँ खेल ये हुए हैं वहाँ डेवलप हुई है, और भी मुख्यमंत्री महोदय और हमारे मंत्री जी सभी प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान एक बड़ा खेल सेंटर बने। बिल्कुल, इसके लिए पुरजोर वो व्यवस्था कर रहे हैं, खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कमी नहीं है। जैसा कि आपको पता है अभी खिलाड़ियों को प्राइज मनी भी दी जा रही है, उनको आउट ऑफ 10 भी दिया है, 2% कोटा भी है, तो सुविधा देने में सरकार बिल्कुल भी पीछे नहीं है, बिल्कुल। और टैलेंट की भी कमी नहीं है राजस्थान में, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बिल्कुल राजस्थान एक बड़ा सेंटर बना रहे हैं। बिल्कुल, विनय जी को भी मैं इसी सवाल पे आना चाहूंगा, मेरा भी आपसे यही सेम सवाल रहेगा, चूंकि इसलिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से कहीं ना कहीं राजस्थान समृद्ध हुआ है। पहले जो एक माहौल था कि जो खिलाड़ी होते थे तो अन्य प्रदेशों से आते थे, लेकिन अब राजस्थान में भी वो प्रतिभाएं निकल करके सामने आ रही हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो बीज बोया गया है वो आगे चलकर वो पौधा बनेगा, पौधा से वृक्ष में तब्दील होगा। कैसे देखते हैं? बिल्कुल अतीक जी, देखिए क्योंकि इतने बड़े लेवल पर गेम का आयोजन किया गया 7 संभागों में, जिस तरह से करण जी ने अभी बताया इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से डेवलप किया गया, क्योंकि हम लोगों ने भी जब देखा था, जब इसकी रूपरेखा तैयार हो रही थी और जब घोषणा की गई कि राजस्थान को इसकी मेजबानी मिलेगी, तो पूरा ये कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम जो है या पूरे जो अधिकारी या जो कमेटी बनाई गई उन्होंने दिन रात एक कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरा अपग्रेड करने में, इसके साथ ही किसी तरह की कोई कमी ना रहे, क्योंकि अब जैसा अभी करण सर ने बताया कि अब खिलाड़ियों को यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की जो चीजें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि अब इस डेवलप किया गया वो मिल रहा है राजस्थान के खिलाड़ियों को भी, तो वो जाहिर सी बात है कि वो आगे अपने परफॉर्मेंस में भी सुधार कर पाएंगे। कई बार हम ये देखते थे ट्रेनिंग लेने के लिए जो खिलाड़ी हैं वो दूसरे राज्यों में जाते थे या ऐसी जगह जाते थे जहाँ बिल्कुल एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन अब क्योंकि वो चीज राजस्थान में ही उपलब्ध है, तो ये भी हो सकता है कि दूसरे राज्य के जो खिलाड़ी हैं वो बाकायदा ट्रेनिंग लेने यहाँ पे है, तो एक चीज वो भी एक अच्छी हुई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से क्या है, जैसे कि पहले ये देखा जाता था, चाहे हम बात कोटा की करें, भरतपुर की करें, वहाँ के खिलाड़ी जयपुर आते थे, लेकिन अब क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उनके ही संभाग में डेवलप हो गया इस राष्ट्रीय स्तर का, तो वहाँ वो अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा को और निखार सकते हैं, और राजस्थान का नाम राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश का नाम जो है वो चमका सकते हैं। करण सिंह जी, जिस तरीके से अभी आपने शुरुआत में बताया कि बड़ी संख्या में मेडल लोग यहाँ से जीत करके गए हैं, राजस्थान में भी काफी मेडल आए हैं, अलग अलग विश्वविद्यालय में, अलग अलग स्टेट्स में भी गए हैं। जिन लोगों को ये मेडल मिले हैं, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अच्छे पायदान पर रहे हैं, अच्छी भूमिका निभाई, उनको आगे क्या कुछ मिलने वाला है, कौन से प्लेटफॉर्म उनको मिलेंगे? देखिए, वो अंतर्राष्ट्रीय हमारे टूर्नामेंट होते हैं, बहुत से वर्ल्ड कप होता है, एशियन गेम होते हैं जी, साउथ एशियन गेम होते हैं, ओलंपिक होता है, ये मंच उनके लिए बेहतर है जी। यहाँ से वो आगे ग्रो करेंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे न्यूट्रिशन कोचेज, बेहतर कोचेज इनको मिलते हैं, फिजियो मिलता है, जो सुविधा एक खिलाड़ी को मिलनी चाहिए वो प्रोवाइड की जाती है जी। तो बिल्कुल, तो इस तरीके से जो खेलों को लेकर के जो भी सुविधाएं हो सकती हैं सरकार की तरफ से, मैं रामरस जी के पास आऊंगा। रामरस जी, जिस तरीके से जो ये आयोजन हमारे राजस्थान में हुए, काफ़ी कुछ चीज़ें निकल करके आई, क्या लगता है आपको, जब आप लोगों ने यहाँ के साथी खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, काफ़ी कुछ चीज़ें देखी, आगे आने वाले जो दौर रहेगा, जो कई सारे ऐसे मौके रहेंगे, कैसे खुद को तैयार करेंगे, कितनी ज़्यादा उनको बूम और कितनी ज़्यादा ऊर्जा मिली है? सर, बहुत सारी ऊर्जा मिली है, क्योंकि हमें राजस्थान में ही पला बड़ा हूँ और यहाँ पर बहुत सारे हमारे ऐसे गेम्स हैं जिनमें हमने पार्टिसिपेट किया है, और हमारे जो यहाँ पर ग्राउंड्स है वो भी बहुत अच्छे से एक मजबूती के साथ तैयार होकर हमें ऊर्जा दे रहे हैं। और जितने भी खिलाड़ी यहाँ से मेडल जीत कर गए हैं
उनको एक नई एनर्जी का और एहसास होगा। और मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी खिलाड़ी मेडल लेके गए हैं, जिनको मेडल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हम खिलाड़ी हारता नहीं, हमेशा जीतता है या सीखता है। क्योंकि पहले कहावत चलती थी कि या तो हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन अब जो हार वाला शब्द वो 21वीं सदी में पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब हम जीतेंगे या फिर सीखेंगे, और खिलाड़ी इसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता हुआ और भारत की जो खेल की जो ऊर्जा है इसको विश्व मंच पर लेके जा रहा है। और जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, इसी का हमें खुद खिलाड़ी होने के नाते और कोच होने के नाते मैं यही कहूंगा कि जो हमारी जो एनर्जी है, जो हमारी ऊर्जा है, उसको हम विश्व पटल पर एक नई ऊर्जा के साथ पहुंचाएंगे। बिल्कुल विनय जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। खिलाड़ी जो की हैं, इन्होंने कहा है कि या तो खेलेंगे जीतेंगे या तो सीखेंगे। हारने वाले जो शब्द था वो कहीं ना कहीं दूर की बात हो गई है। हमेशा से जो खिलाड़ी होते हैं उनको इसी तरह पॉजिटिविटी के साथ में ग्राउंड पे रहना चाहिए कि जब उनके मन में ये भीतर में ये चीज रहेगी कि हम सीखेंगे, जीतेंगे और कहीं ना कहीं आगे चल के कामयाब भी होंगे, ये भावना के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। विनय जी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार है, हम राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की अगर बात करते हैं, ये तो तय है कि खेलों को लेकर के काफी ज्यादा संजीदगी के साथ काम कर रही है, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मुस्तैद है। इसी को देखते हुए चाहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो, चाहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात हो, या सांसद खेल महाकुंभ जैसे भी कार्यक्रम चला रही है। सरकार का क्या कुछ उद्देश्य, वो खेलों को लेकर के इतना ज्यादा संजीदा क्यों है और इस तरीके से क्यों इस पर ज्यादा फोकस कर रही है? बिल्कुल अतीक जी, देखिए अगर बात की जाए तो क्योंकि 21वीं सदी का भारत है और यहाँ की सबसे बड़ी जो ताकत है वो हमारा युवा ही है। और युवा खेल के अंदर अगर हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। और जिस तरह से लगातार आयोजन हो रहे हैं, अगर हम बात की जाए ओलंपिक्स गेम की बात करें तो भारत का प्रदर्शन आप देख सकते हैं लगातार जो है बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया गया है। और जो प्रतिभा है, ये कहा जाता है ना, जो असली प्रतिभा होती है वो गांव में छिपी हुई होती है। इस तरह के गेम का जब आयोजन किया जाता है तो गांव के उस खिलाड़ी को एक ऐसा मंच मिलता है जहां पे वो अपना पूरा 100% परफॉर्मेंस दे सकता है। वहां पे बेहतर कोच मिलते हैं, जिस तरह से भी करण सर ने बताया, फिजियो मिलते हैं, तो वो अपनी प्रतिभा में निखार ही करता है जब भी उसको स्टेज मिलता है। तो जिस तरह से अभी सर ने भी बताया कि खिलाड़ी या तो जीतता है या सीखता है, तो जो ये भावना है इसी को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के जो ये गेम है इसका आयोजन किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पारंपरिक खेल हैं उसको भी बढ़ावा दिया गया और पढ़ाई के साथ में खेल में अपना करियर कैसे बनाया जाए उसका भी एक जो एक बेहतरीन उदाहरण है वो हमको ये जो अभी आयोजन किया गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उससे देखने को मिला। बिल्कुल करण जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं खिलाड़ियों की, तो खिलाड़ियों में अगर हम एक तबके की बात करें, महिला खिलाड़ियों की बात अगर करते हैं, उनकी बात करना ज्यादा लाजमी हो जाता है क्योंकि आधी आबादी यानी हमारी महिलाएं। तो क्या लगता है कि इन खेलों के आयोजन से जो महिला खिलाड़ी है उनको कितना कुछ बेहतर प्लेटफॉर्म मिला है और कितना ज्यादा उनको आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं? देखिए 4,448 भागीदारी रहे पार्टिसिपेंट, उनमें से 2,112 महिला खिलाड़ी थी, मतलब कि बराबर पार्टिसिपेशन बात यहाँ पर भी हो रही है। और महिलाएं किसी से कम नहीं है और महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही। अभी देखा आपने वर्ल्ड कप जीता है हमने, हमारी देश की बेटियों ने, तो एक बड़ी गौरव की बात है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते रहते हैं, खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं, उनको मोटिवेट करते थे। वो मेडल जीते तो उनको बधाई देते हैं, उनसे चर्चा भी करते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, जनता देखती है, पूरा देश देखता है, तो इससे बड़ा मोटिवेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल। दूसरी बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि बात करते हैं खेलों की, ठीक है, सब लोग करते हैं क्या फ़ायदा है, क्या खेलों से कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक विकसित देश, विकसित नागरिक के लिए खेल के माध्यम से आप विकासशील बन सकते हैं। शारीरिक विकास भी होता है, कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का विकास होता है। देश को विकसित राष्ट्र बनाने में खेलों की अहम भूमिका होगी। बिल्कुल। जो पर्सन, जिस देश का नागरिक फिट है, शारीरिक, अगर शारीरिक रूप से फिट है तो मानसिक रूप से भी होगा। बिल्कुल। तो वो मतलब उनकी कार्य क्षमता भी बेहतर होती है, कार्य क्षमता ज्यादा भी होती है, तो हर तरीके से फायदा है। खेलों से कोई नुकसान नहीं है। अब आप प्रैक्टिकली देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री +70 है, वो फिट है, वो शायद योगा वगैरह एक्सरसाइज करते हैं और देश को किस तरह से गति दी है उन्होंने, किस तरह से देश प्रोग्रेस कर रहा है। ऐसे ही हमारे मंत्री, खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी
आप देखो वो ओलंपिक मेडलिस्ट है, कितने फिट है, जब वो बोलते हैं तो अलग ही लगता है। तो जो खेलों का है ना, नुकसान किसी कुछ भी नहीं है, फायदा ही फायदा है। बिल्कुल जो बिल्कुल फिट है, जो हिट है, पावर पहले सुप्रीम था, आज भी है, आगे भी रहेगा। बिल्कुल। पावर मीन्स आपकी बुद्धि का पावर, मेंटल पावर और शारीरिक पावर, कोई भी पावर, फाइनेंशियल पावर, बिल्कुल पावर मिलेगा तो पावर रहेगी तो कहीं ना कहीं वो सोचने समझने की क्षमता भी रहेगी और काम करने की जो उसकी जो ताकत रहेगी वो भी निश्चित तौर पर रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से जो खेल होते हैं वो नुकसान के अलावा सिर्फ फायदा ही फायदा पहुंचाते हैं। क्योंकि जब हम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहेंगे, कहते नहीं है कि मतलब जो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, वो खेलों से ही संभव है। क्योंकि जब आप खेलेंगे, व्यायाम करेंगे, योग करेंगे, तभी आप जो है चुस्त दुरुस्त रह सकेंगे। जिस तरीके से एक अभी बात निकल करके आई कि सरकार जो है, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी बात अगर करें तो जब भी कभी कोई गेम्स होते हैं, कोई वर्ल्ड कप होता है, कोई जीत करके आता है, तो उसकी हौसला अफजाई के लिए उनसे बात करते हैं, पीएमओ में बुला करके उनसे मुलाकात करते हैं। वो एक मैसेज देना चाहते हैं दरअसल कि जो युवा पीढ़ी आज हमको देख रही है, जिस तरीके से इन सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, आज उनको हम यहाँ पर बुला करके उनका सम्मान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मैसेज उनके तक पहुंचता है और वो भी इस दिशा में अच्छा कर सकते हैं। राम रस जी, जिस तरीके से जो आप खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों को भी ट्रेंड करते हैं, कहीं ना कहीं आपने भी कई सारे जो अंतर्राष्ट्रीय गेम्स खेले हैं, क्या लगता है खिलाड़ी की बेसिक नीड क्या होती है? क्या कुछ जरूरतें होती है जो फुलफिल अगर हो तो और बेहतर प्रदर्शन कर सकता है? खिलाड़ियों के लिए मेन होता है उनका शारीरिक विकास जी और मानसिक विकास। ठीक है। और वो दोनों से मजबूत है तो वो मेडल लाना उसके लिए एक सामान्य बात होती है। और खिलाड़ी दोनों ही रूप से मजबूत होता है। और ग्राउंड तो है ही, क्योंकि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत जी। और खिलाड़ी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और मैं एक योग का खिलाड़ी हूँ, बिल्कुल, और योग कोच भी हूँ। और अभी सर ने बताया प्रधानमंत्री जी के बारे में, तो मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी खिलाड़ी, अब जैसे जितने भी खिलाड़ी है उनको मैं योग की ट्रेनिंग देता हूँ, तो उसमें उनका जो शारीरिक विकास है वो पूरी तरह बहुत विकसित है और मानसिक विकास भी बहुत विकसित रहता है। लेकिन वो मन से और मजबूत रहे, मन से टूटे नहीं, उनकी जो ऊर्जा है वो और बढ़े, उसी ऊर्जा के साथ खिलाड़ी आगे बढ़ता है। और मुझे जहां तक लगता है कि खिलाड़ियों को ग्राउंड से भी ज्यादा उनकी जो ताकत है वो उनकी मन पे काबू पाना है। और आज का खिलाड़ी इस 21वीं सदी के भारत में वायु की तरह आगे बढ़ता हुआ और अपनी एनर्जी को पूरी तरह विकसित कर रहा है। बिल्कुल, आपने योग का जिक्र किया क्योंकि योग एक महत्वपूर्ण खेल बनता चला जा रहा है। अब से कुछ वर्ष पहले अगर देखा जाए तो जो ओलंपिक्स गेम्स होते थे या और कई सारे गेम्स होते, उसमें योग का ज्यादा जिक्र नहीं होता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं योग की जो है एक जो है प्रतियोगिता होती है। तो क्या लगता है आपको जो आने वाले समय में या अब के दौर में जो योग की एक प्रासंगिकता बढ़ी है, उसको कैसे देखते हैं आप? मुझे खुशी है और मैं सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष है कि हमारे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में घोषणा हुई और 2015 में दिल्ली के अंदर पहला विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। और ये भारत की जो संस्कृति थी, भारत की जो आध्यात्मिक साधना थी, उसको कई देशों ने अपनाया। और जो योग है वो अब एशियन गेम्स में भी आ गया है। और कुछ दिनों बाद योग को ओलंपिक में लाने का भी पूरा विचार चल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि योग साधना अब पूरे विश्व के अंदर एक नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। बिल्कुल, आपने ओलंपिक का जिक्र किया। विनय जी, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो सरकार है 2036 की जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं उनकी मेजबानी के लिए भरसक प्रयास कर रही है कि अपने देश को, भारत को इसकी मेजबानी करने का मौका मिले। अगर ये गेम्स का मौका मिलता है या फिर इस दिशा में जो सरकार आगे बढ़ रही है, तो क्या लगता है कि हम राजस्थान के अलावा पूरे देश के बारे में अगर कहें तो कितना कुछ इसके फायदे होंगे और राजस्थान के लिए भी क्या कुछ अवसर उपलब्ध होंगे? बिल्कुल अतीक जी, 2036 की ओलंपिक गेम की मेजबानी को लेकर जो चर्चा है चल रही है, भारत उसकी मेजबानी चाह रहा है। और जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी की बात करें या जो खेल मंत्री हैं केंद्र के, उनकी बात करें, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मेजबानी भारत को मिले। और उससे पूरे देश जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए वैसे ही भारत की एक अलग पहचान है। लेकिन खेलों के माध्यम से, जिस तरह से भी मैंने पहले भी कहा था, जब अलग अलग कंट्रीज के लोग आते हैं, खिलाड़ी आते हैं, तो वो अपनी संस्कृति
को यहाँ प्रदर्शित करते हैं और यहाँ की संस्कृति सीख के जाते हैं और फिर वहां जाके बताते हैं कि हमने भारत के अंदर ये चीजें देखी। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो देखिए वो कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो पूरे देश के अंदर जिस तरह से खेलों को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से और खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, तो वो वाकई एक मील का जो पत्थर है वो साबित होगा। और राजस्थान के लिए भी बहुत अच्छी जो ये कहा जा सकता है कि बात होगी, क्योंकि अभी जिस तरह से सक्सेसफुली हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया और अगर ओलंपिक्स गेम की मेजबानी भारत को मिलती है तो राजस्थान जो है पूरी तरह से तैयार है उसकी मेजबानी के लिए। जो भी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी उसको फुलफिल करने के लिए। तो ये पर्यटन की दृष्टि से भी होगा, क्योंकि गेम्स देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी पहुंचते हैं और टूरिस्ट आएंगे तो देखिए टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ के जो खेल की प्रतिभाएं हैं उनको बढ़ावा मिलेगा और विश्व स्तर पे जो भारत का है या जो राजस्थान है उसकी जो पहचान है उसमें और भी बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। करण जी, जिस तरीके से जो खेल होते हैं, खिलाड़ी जब खेलने के लिए जाता है, मेडल लेकर के आता है, उसके भी एक सपने होते हैं कि अच्छी नौकरी होगी, अच्छा रोजगार होगा, उसका नाम और पहचान होगी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब कोई खिलाड़ी मेडल जीत करके आता है तो राज्य सरकार उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं करती है, रोजगार के कितने अवसर होते हैं, क्या कुछ उसको रिजर्वेशन, क्या कुछ उसको फायदे दिए जाते हैं, इस पर थोड़ी सी जानकारी। देखिए अतीश जी, पुराने ज़माने जैसे हम खेलते थे, हमें अनुभव है कि कैसे खेलने जाते थे और क्या सुविधाएं होती थी। कोई रिजर्वेशन नहीं होता था, रहने के लिए कोई स्कूल के कमरे प्रोवाइड कराए, दरी बिछा के बैठते थे, किसी प्रकार की सुविधा नहीं होती थी, बड़ा टिपिकल काम होता। आज देखो आप, अभी जैसे खेलो यूनिवर्सिटी गेम हुए हैं, खिलाड़ियों के 3 स्टार होटल की व्यवस्था की गई है, उच्च स्तरीय भोजन दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन, उच्च स्तरीय कोच प्रोवाइड कराए गए, इक्विपमेंट उनको दिया गया है। दूसरा, मैंने पहले बताया कि खिलाड़ियों को जब मेडल जीत के आते हैं तो प्राइज मनी दी जाती है। हमारे राजस्थान यहाँ से नेशनल मेडलिस्ट को गोल्ड मेडल को 3 लाख रुपए, सिल्वर को 2 लाख है, ऐसे ब्रॉन्ज मेडल को है। और ओलंपिक में जो मेडल जीत के आता है उसको 3 करोड़ दिए जाते हैं, गोल्ड मेडल को जी, सिल्वर को 2 दिए जाते हैं। ये बहुत बड़ी राशि है, छोटी नहीं है जी। सरकार दोनों नहीं, चारों हाथों से सुविधाएं दे रही है खिलाड़ियों को। इसी का नतीजा है कि खिलाड़ी बढ़ रहा है, खिलाड़ियों को रुझान हो रहा है। नौकरियों में आउट ऑफ टर्न, मैंने बताया आपको 2% है आउट ऑफ टर्न, बिना इंटरव्यू, बिना रिटन टेस्ट, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर वो जीत के आते हैं मेडल आते हैं तो पुलिस विभाग में और सरकारी विभाग में नौकरियां दे रही है। सरकार किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ रही, क्योंकि पुराने ज़माने में हमने देखा है, मैंने देखा है कि किस तरह से खिलाड़ियों को सुविधा मिलती थी और पुराने ज़माने में सिर्फ एक मनोरंजन का साधन होता था। आज इसमें भविष्य देख रहा है खिलाड़ी, रोजगार देख रहा है जी। तो ये माहौल बदला है और इस तरीके से अगर आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं, अगर आपने मेडल लेकर के आए हैं किसी भी कैटेगरी में किस तरीके से, तो जिस भी लेवल पे जो शर्तें लागू होती, जो नियम सरकार ने बना रखे हैं, उस हिसाब से उसको फायदा मिल रहा है, चाहे वो आर्थिक लाभ हो, रोजगार के अवसरों या नौकरी की बात हो, हर लिहाज से फायदेमंद हो रहा है। सर, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा कि जिस तरीके जब खेलों का आयोजन होता है, अभी ये सारे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन संपन्न हुआ, इसकी जो अंक तालिका तैयार की जाती है, सर इसको कैसे तैयार किया जाता है, क्या कुछ पैरामीटर्स होते हैं? अंक तालिका 3 मेडल होते हैं जी, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। इंडिविजुअल एथलेटिक्स गेम है तो उसमें इवेंट्स बहुत से होते हैं, शॉर्ट पुट होता है, सबसे ज़्यादा इवेंट्स होते हैं एथलेटिक्स में। टीम गेम में आपको कबड्डी है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, तो पूरी टीम को वो मेडल, गोल्ड मेडल होता है जी। तो जो जिस गेम में, जैसे अभी 23 गेम है तो 23 गेमों का अपन कैलकुलेट करते हैं, उसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये टोटल मेडल आता है। फिर उसके नंबर्स होते हैं, गोल्ड मेडल के कितने नंबर, उसके आधार पर ओवरऑल चैंपियनशिप, जैसे अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फर्स्ट रहा, लवली यूनिवर्सिटी सेकंड रहा और गुरु नानक थर्ड रहा, तो वो अंकों के आधार पर, मेडल के आधार पर उनको सीडिंग दी गई है। तो इस तरीके से जो अंक तालिकाएं हैं वो तैयार की जाती हैं। विनय जी, जब हम पिछले कुछ दशकों की बात करते हैं, कुछ वर्षों की बात करते हैं, तो एक जब भी कभी खेल की बात होती थी तो हरियाणा का नाम सबसे पहले आता था, पंजाब का नाम पहले आता था, इस तरीके से और भी कई सारे स्टेट्स रहते थे। राजस्थान कहीं ना कहीं इस मामले में पिछड़ जाया करता था।
लेकिन अब जिस तरीके से ये जो खेलों का आयोजन हुआ है, या इससे पहले भी कई सारे खिलाड़ी यहाँ से निकल करके आए हैं, कई सारे मेडल दिए हैं, क्या लगता है आपको जो राजस्थान की एक व्यवस्था थी, एक जो पहचान थी, अब वो बदल चुकी है? जी बिल्कुल अतीक जी, देखिए राजस्थान की पहचान वाकई बदली है, और जिस तरह से अभी सक्सेसफुली हमने आयोजन कराया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, उसके बाद ये माना जा रहा है कि राजस्थान की जो छिपी हुई प्रतिभा है, जिनको एक बड़ा मंच मिला, वो आगे बढ़ेंगे और खेलों के जरिए भी राजस्थान का नाम जो है वो रोशन करेंगे। पहले जिस तरह से अभी आपने बोला कि हरियाणा, हम जब भी सुनते थे तो हरियाणा के बारे में सुनते थे, क्योंकि वहाँ पे खेलों का प्रचार प्रसार बहुत है, गाँव में वो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने डेवलप कर रखे थे। लेकिन अब राजस्थान के अंदर भी ऐसी कोई कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है और सरकार पूरी कोशिश कर रही है जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको ढूंढ के लाने का, ताकि वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम जो है वो रोशन कर सकें। और यही कारण है कि अभी आप, जैसे भी आपने बताया कि इसी तर्ज पर खेलो इंडिया राजस्थान गेम्स का भी आयोजन करने की भी बात करण सर ने बताई, तो वो कहीं ना कहीं सरकार जो है उसको लेकर काफ़ी सीरियस है, इस चीज़ को लेकर कि हम यहाँ की जो प्रतिभा है उसको एक मंच प्रदान करें, उनको निखारें, ताकि राजस्थान का नाम जो है वो नंबर 1 पे आ सके हरियाणा की तरह। तो अब जो कंपटीशन है वो यहाँ पे हो रहा है, तो वो इसी तरह का कंपटीशन है कि हम किस तरह से राजस्थान को, कंपटीशन एक बिल्कुल स्वस्थ कंपटीशन है। काफी अच्छा जिक्र किया आपने, क्योंकि हम जब खेलो इंडिया की बात करें तो राज्य सरकार ने भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए खेलो राजस्थान का भी जिक्र किया। सर, खेलो राजस्थान की जो रूपरेखा तैयार की जा रही है, खेलो राजस्थान की क्या कुछ तस्वीर रहेगी, कब तक होंगे और कैसे इसको धरातल पर उतारा जाएगा? ये अंडर प्रोसेस है जी, अभी खुलासा होगा इसका, पर निश्चित रूप से घोषणा की तो होगा किन किन खेलों में किया जाएगा, ये जल्दी ही। ठीक है सर, एक अहम सवाल और है मेरा, क्योंकि जिस तरीके से इतने बड़े जो आयोजन हुए हैं, साल दर साल अक्सर होते रहते हैं। सबसे पहला जो गेम हुआ था वो उड़ीसा में 2020 में इसका आयोजन किया गया था, उसी श्रृंखला में अब राजस्थान में भी हुए हैं। तो जो खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो क्या कुछ प्रोसेस रहता है, कैसे इसमें जाकर के जानकारी ले सकते हैं, इन खेलों में आयोजन में अपना हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए जैसे मैंने बताया, यूनिवर्सिटी जितनी भी यूनिवर्सिटी है, अभी यहाँ पे 222 यूनिवर्सिटी ने भाग लिया। ये बेस्ट 8 टीमें आई है यूनिवर्सिटीज़ की। ठीक है। हिंदुस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है, तो जोनल लेवल पे पहले इनका मुकाबला होता है, चैंपियनशिप होती है, उस आधार पर टीम सेलेक्ट होती है। इंडिविजुअल में खिलाड़ी सेलेक्ट होते हैं, जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल आते हैं, तो बेस्ट 8 में आते हैं, उनको फिर यहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में भाग लेने का मौका मिलता है जी। और जानकारी के लिए मैं बताऊं तो आजकल सब जगह ऑनलाइन है, वेबसाइट बनी हुई है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ठीक है। उस पर खिलाड़ी जाके चेक कर सकता है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद से जो जानकारी लेना चाहते हैं वो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की वेबसाइट पे ले सकते हैं। आजकल ये सुविधा, पहले नॉलेज का अभाव था, खिलाड़ी को पता नहीं होता था कोई सा भी गेम खेल रहे। आज हमारे यहाँ ये भी पता है कि कौन से गेम रिकॉग्नाइज है, वो आपको वेबसाइट पे मिलेगा। तो वही गेम खेलने चाहिए जो ओलंपिक में है या इंटरनेशनल लेवल पे उनकी पहचान है या सरकार उनमें सुविधा देते हैं। पहले खिलाड़ी क्या होता है, अनजाने में खेल रहा है, 2-4-5 साल मेहनत करता है खूब, उसको पता ही नहीं है कि कौन से खेल में हमें आगे जाके बढ़ावा मिलेगा या नौकरी मिलेगी। तो ये सुविधाएं सब उपलब्ध है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी ये चाहता हूँ कि सरकार इसको जिले लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे, पंचायत लेवल पे सुविधा उपलब्ध कराए। स्कूलों के जैसे हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल के हर जिले में ऑफिस है, खेल अधिकारी बैठता है, वहाँ पे उपलब्ध है जी। और निचले स्तर पे ग्रामीण पंचायत समिति वहाँ पे भी इसका जो है तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज से ही सब होता है। जब तक नॉलेज नहीं, हमारे पास कई लोग आते हैं जानकारी लेने के लिए, तो जानकारी के अभाव में खिलाड़ी क्या भटकता है और वो मिसगाइडेड हो जाता है। कुछ एसोसिएशन है, कुछ लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, काफी कुछ चीजें हैं, लेकिन ये अगर सरकार को पंचायत लेवल से लेकर के जिला स्तर पर और जिला स्तर से अगर आप जो है प्रदेश स्तर तक आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें कई सारे आप लोग अग्रणी भूमिका निभाते भी हैं। रामराज जी, जिस तरीके से हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आप खेल की शुरुआत कर रहे थे, आप अंतर्राष्ट्रीय खेलों तक भी पहुंचे, कैसे आपने इसकी शुरुआत की? तो उसके समय में और आज के दौर में जब ये चीजें फिर से हो रही हैं, तो कोई नया खिलाड़ी अगर शुरुआत करना चाहता है तो कैसे वो ग्राउंड लेवल से उठ करके सरकारी माध्यमों से जो प्रोसेस उसको पूरा करते हुए आगे बढ़े, इस प्रक्रिया के बारे में बताएं। करण सर ने पूरा प्रोसेस बताया, क्योंकि ये सुविधाएं पहले नहीं थी, लेकिन आज हम खिलाड़ियों के लिए सारी सुविधाएं ऑनलाइन हो चुकी है। पहले वो सोशल मीडिया हो
या वो प्रिंट मीडिया हो, सभी के माध्यम से सुविधाएं मिलती है। और मैं योग का खिलाड़ी होने के नाते योग विषय की चर्चा करूंगा कि योग के अंदर भी ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जो ऑनलाइन है, उसके माध्यम से हम जानकारी लेके और आगे बढ़ सकते हैं खेल के अंदर। बिल्कुल। तो जब हम योग की बात कर रहे थे और योग के बारे में आपकी काफी एक्सपर्टाइज है, आपने कई सारे मेडल जीते हैं योग को लेकर, अगर हम माहौल की बात करते हैं मतलब राजस्थान ही और पूरे देश भर में, तो वर्तमान दौर में योग को लेकर क्या कुछ जो है इसकी जो माहौल है उसके बारे में बताएं। सर, अभी मैंने कुछ देर पहले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बात की। अभी इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस गया तो कम से कम 190 देशों ने एक साथ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया और हमारी जो संस्कृति था उसका डंका पूरे विश्व में पहुंचा है। तो जैसे मैंने योग में 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, ठीक है, और पहला जो मैंने विश्व कीर्तिमान बनाया वो सूर्य नमस्कार के अंदर बनाया। 7 मिनट 32 सेकंड में मैंने 100 सूर्य नमस्कार किया। लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी गुरु के माध्यम से, जैसे सर ने भी बताया कि एक जानकारी का जो अभाव पहले था, अब वो पूरी तरह सोशल मीडिया के माध्यम से, और हर एक व्यक्ति जागरूक हो रहा है, हर परिवार के अंदर भी और गांव के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं उससे हमें एनर्जी मिल रही है। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया का जिक्र हो रहा है तो सोशल मीडिया के बारे में भी विस्तार से चर्चा करना लाजमी हो जाता है विनय जी, क्योंकि जिस तरीके से जो चीज़ें बदल रही हैं, अगर आप देखिए जो यूथ हैं, जो युवा हैं, ज़्यादातर सोशल मीडिया की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो खेलने कूदने की और जो ये प्रवृत्ति थी कहीं ना कहीं वो क्षीण होती चली जा रही है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जो हमारे खिलाड़ी हैं जो खेल के लिए आगे बढ़ करके आ रही हैं, सोशल मीडिया से कैसे दूरी बनाकर रखें और सोशल मीडिया को यूज अगर करें तो कितना यूज करना चाहिए, क्या कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए? जी बिल्कुल अतीक जी, ये वाकई एक गंभीर मुद्दा है सोशल मीडिया, क्योंकि समय जो है बहुत बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल। और विशेषकर जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन तभी अच्छी तरह से कर पाएगा जब वो ग्राउंड में मेहनत ज़्यादा करेगा। अगर सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय वो देता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर फर्क पड़ेगा। हालांकि जिस तरह से भी करण सर ने भी बताया भी सोशल मीडिया पे भी तमाम जानकारी उपलब्ध है, तो सोशल मीडिया का उपयोग भी चाहे खिलाड़ी हो या आमजन हो उसको उतना ही करना चाहिए जहाँ से कि वो इंफॉर्मेशन है, जो मेन चीजें हैं वो प्राप्त कर सके, ना कि समय जो है उस पर जाया करे। और यही कारण है कि पहले हम देखते थे शाम को लोग या बच्चे जो हैं वो घरों से बाहर निकलते थे खेलने के लिए। आजकल पार्क खाली रहते हैं, बच्चे नहीं निकलते क्योंकि वो सब कोई मोबाइल पे गेम खेल रहा है, कोई वो कर रहा है। तो ये चीज जो है वाकई एक बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन जिस तरह से खिलाड़ी हैं वो वाकई अपना पूरा 100% देते हैं और वो यूथ को मोटिवेट भी करते हैं। चाहे हम बात हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की करें, हॉकी टीम की करें, तो वहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो भी यूथ को जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए ये करते हैं कि आप खेलिए और इस पे अपना जो वक्त है वो जाया ना कीजिए, केवल जो आपके महत्वपूर्ण काम है वो कीजिए और असली जो आपकी मेहनत है वो मैदान में है या आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में मेहनत करेंगे तो आपको जो फल है वो निश्चित मिलेगा। बिल्कुल। करण सिंह जी, आप पहले खिलाड़ी हुए, खिलाड़ी के बाद में आप अधिकारी बने, अधिकारी के बाद में आप कोच भी हैं, काफी कुछ चीजें आपने एक साथ में करते चले गए। जो खिलाड़ी है जो ग्राउंड लेवल से इसकी शुरुआत कर रहा है, किन बातों को, किन टिप्स को उनको ध्यान में रखना चाहिए ताकि वो निरंतर आगे बढ़ते रहें और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं? देखिए, अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए पहले तो सबसे पहले अनुशासन की बहुत ज़रूरत होती है जी। खिलाड़ी नहीं, हर फील्ड में आप कुछ करना चाहते हो तो अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे मैनेजर ने बताया, खिलाड़ी एक बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए आपको एक्सरसाइज, डाइट, ठीक है, और रेस्ट, ये तीनों चीज़। लेकिन थोड़ा कटु है, आज की जनरेशन को जो न्यूट्रिशन है वो फास्ट फूड की तरफ चले गए। बिल्कुल, बड़ी चुनौती भी है ये। एक्सरसाइज का उनको अब अगर मोहल्ले में सब्जी भी लेना जाना है तो वो व्हीकल से जाएंगे। आजकल ऑनलाइन का जमाना भी हो गया, आदमी सीधे मोबाइल से बुक करता है, उसके दरवाजे पर चीजें न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम आ रही है और एक्सरसाइज उनकी हो नहीं पा रही। पहले रूटीन के काम अपन वॉक करके या खुद भी करते थे, इससे भी एक एक्सरसाइज होती है जी। दूसरा हो गया समय, रेस्ट नहीं हो पाता, रेस्ट की जगह ले ली मोबाइल ने, जैसा विनय जी ने कहा। तो एक फिट होना एक चैलेंजिंग हो गया आज के ज़माने में। तो खेल ये एक ऐसा माध्यम है जिससे आदमी फिट रह सकता है, ये सत्य है, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो ये चीज़ मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत का। बिल्कुल।
किसी भी फील्ड में, चाहे खेल हो चाहे और हो, उसमें शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करिए, डेडिकेशन होना चाहिए, पूर्ण मतलब अपना पूरा सर्वोच्च लगाने से, मतलब अपना पूरा बेस्ट देना चाहिए। कि दो तीन पॉइंट जो इन्होंने बताए हैं, सबसे पहली बात है अनुशासन बहुत जरूरी है किसी भी काम के लिए, और खेल हो तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है। डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब डाइट लेते हैं तो बहुत ज्यादा हो, तो कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना करके रखनी पड़ेगी। सोशल मीडिया थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, लेकिन जानकारी के लिहाज से इतना नहीं यूज करना चाहिए कि स्क्रीन टाइम घंटों घंटों बढ़ता चला जाए और कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान दे। रामदास जी, जब आप खेल खेलते हैं, कई बार आपने जब खेलों की शुरुआत की होगी, बहुत सारी चुनौतियां सामने आती हैं, आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और आज जो खिलाड़ी हैं किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिनसे उनको निजात मिलनी चाहिए? सबसे बड़ी चुनौती तो सोशल मीडिया है, और यदि आज का जो खिलाड़ी है उस सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर हो जाए, केवल जो ऑथेंटिक जानकारी है वो लेके दूर हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि खिलाड़ी की चुनौतियों से भरा हुआ रहेगा। बस वो विशेष रूप से सोशल मीडिया से वो दूर हो, तो मुझे लगता है कि वो एक ऊर्जा के साथ बिल्कुल, यानी कि स्क्रीन से थोड़ी बहुत दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप किसी लक्ष्य के लिए जब मैदान पे उतरते हो तो आपका निशाना, अर्जुन ने जिस तरीके से मछली की आंख पर निशाना लगाया था, उसी तरीके से आपको भी अपने लक्ष्य पर निशाना साधना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो जल्दी से हमारे जो गेस्ट हैं उनसे हम एक एक सवाल और लेना चाहेंगे। विनय पंत जी, चूंकि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, काफी कुछ चीजें आपने बताई, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि ये जो राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं, निश्चित तौर पर ये सफल आयोजन हुआ है। क्या लगता है कि आने वाले समय में 5 या 10 सालों में आप राजस्थान में खेलों की कैसी तस्वीर देखते हैं? बिल्कुल अतीक जी, देखिए आने वाले 5 से 10 साल आपने बात की, मैं तो कहता हूं कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर ही जो राजस्थान है वो खेल के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। क्योंकि एक जो जिस तरह से अभी सर ने भी बताया, जो बच्चे पार्टिसिपेट करने आए थे, जो प्लेयर्स थे, उनमें एक अलग ही ऊर्जा जो है देखी गई जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जब पार्टिसिपेट करके वो यहाँ से जा रहे थे तो हर चेहरे पे खुशी थी। जिस तरह से भी सर ने बताया कि या तो जीतने के लिए आया या फिर सीखने के लिए आया, बिल्कुल, तो वो दोनों चीजें यहाँ पे हुई, जीत के भी गए, सीख के भी गए। और राजस्थान में भी जो विशेषकर जो यहाँ का जो यूथ है जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो उसने देखा कि इतने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो चुका है, तो आने वाले समय में कुछ ही सालों के अंदर राजस्थान की जो स्थिति है वो खेलों के अंदर बहुत अच्छी होने वाली है, और सरकार भी इसकी ओर पूरी तरह से प्रयासरत है। केंद्र सरकार का भी लगातार सहयोग जो है वो प्राप्त हो रहा है, और निश्चित ये मान के हम चल सकते हैं कि राजस्थान बहुत बेहतर करेगा खेल की ये जो फील्ड है इसमें आने वाले सालों के अंदर। करण सिंह सर, आपसे भी एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे। जो दर्शक हमारे आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जो खिलाड़ी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको क्या कुछ संदेश देंगे आप? खेल जरूर खेलना, जितना जरूरी शिक्षा है उतना ही जरूरी खेल है जी। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि पहले ये था कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट जी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिल्कुल, क्योंकि आप अच्छे कोच के सानिध्य में प्रैक्टिस करोगे, सही न्यूट्रिशन लोगे, तभी आप एक मंजिल पे पहुंचोगे। बिल्कुल, मेरा यही है, आप दिल से मेहनत करें और सच्चे दिल से और लगन से मेहनत करें, तो निश्चित रूप से आप गोल सेट करना पड़ता है। गोल सेट करें आप कि मुझे ओलंपिक में जाना है, ये मेडल लेना है, ये इतना बड़ा खिलाड़ी बनता है। किसी भी स्तर पे ऊंचाई पे पहुंचने के लिए आपको जुने नहीं होना पड़ता है। ठीक है, बहुत से आपने, मैंने एग्जाम्पल दिया, अब एक देता हूँ आपको कि बिल्कुल, एक सचिन तेंदुलकर, एक विनोद कांबली था, पहले भी कहा मैंने। बिल्कुल, विनोद कांबली स्कूल लेवल पे ज्यादा टैलेंटेड था, बट जो सचिन की लगन थी वो दिन रात उसका उसी के बारे में सोचता था, दूसरी चीजों पे नहीं ध्यान देता। तो आप उसी चीज पे फोकस करोगे और सच्चे दिल से प्रैक्टिस करोगे अच्छे कोच की गाइडेंस में, निश्चित रूप से आप अपना गोल अचीव करोगे। बिल्कुल, तो इस तरीके से जो निश्चित तौर पर आप जब लगातार कार्यरत रहोगे एक ही दिशा में, तो सफलता मिलेगी ही। फाइनल कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगा रामरस जी, क्योंकि आप यूथ हैं और कई सारे यूथ भी आपको आज ये कार्यक्रम में देख रहे हैं, क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं आप? हम खेलेंगे, हम गिरेंगे, हम उठेंगे, हम खेल के लिए लड़ेंगे, जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। यही मेरा आज जो भी यूथ कार्यक्रम को देख रहा है सभी के लिए संदेश है।
बिल्कुल, तो काफी बड़ी बातें यहाँ पर हुई कि जिस तरीके से जो हमारे पैनलिस्ट थे उन्होंने काफी कुछ जानकारी दी। सबसे पहले मैं सभी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। विनय जी आपका धन्यवाद, और आपका रामरस जी, और सबसे बड़ी बात है आप विनय क्या नाम है करण सिंह जी, माफ कीजिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी कुछ जानकारी दी। तो दोस्तों आज की चर्चा में कई सारी बातें निकल करके आई हैं। 2-3 पॉइंट्स जो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा। जो भी खिलाड़ी हैं उनको 3 पॉइंट्स पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला अनुशासन, दूसरा डाइट, और तीसरा कंसिस्टेंसी बना करके रखी जानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप निरंतरता नहीं बना करके रखते हो सफलता नहीं मिलती। तो इसलिए जो 3-4 पॉइंट्स हैं इनको आपको अभी नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं, निश्चित तौर पर जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए काफी कुछ मंच प्रदान करा रही है। और आने वाले वक्त में भी राजस्थान को ऐसे कई सारे मौके मिलेंगे, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जो राजस्थान की युवा प्रतिभाओं को एक मंच मिलेगा अपनी प्रतिभा निखारने का, अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का, अपने हुनर को लोगों तक पहुंचाने का। तो दोस्तों आज के इस एजेंडा में इन्हीं सब बातों के साथ इतना ही। अगले एजेंडा में किसी ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।